हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ST95 पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पीके बैच लेकर के आया हूं आप लोग के लिए यूपीएसआई टेट, सुपर टेट और भी अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आपकी हिंदी का जो ये पीके बैच है बहुत सफिशिएंट बैच है। अगर आप हमारे साथ मिलकर इस पर तैयारी करते हो तो आप बहुत बढ़िया कर पाओगे और आई होप कि आप कर भी रहे हो और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। देखो, अभी दूसरा लेक्चर है आज, और दूसरे लेक्चर में आज पहला लेक्चर में हमने क्या देखा था कि स्वर का क्या था, स्वर का पूरा वर्गीकरण देखा था। स्वर को बताया था कि स्वर को कैसे हम अलग करेंगे, कैसे मात्रा के आधार पे, कैसे जीभ के आधार पे, कैसे मुख के आधार पे, कैसे वोष्ठ के आधार पे। उसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, वर्णमाला का दूसरा पार्ट है। वर्णमाला का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन के थ्रू आज हम सीखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के प्रकार कितने हैं। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो व्यंजन की बात की जाए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, तभी शेयर करना और तभी सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है वीडियो तो आप बिल्कुल बस उससे देख सकते हो बस, बट इतना करिए कि अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए, स्वर की सहायता से बोले जाए। जैसा कि बताया था कल मैंने, सहायता से बोले जाए। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो स्वर की सहायता से ना बोला जाए। ठीक है, मान लीजिए एक कमल है और कमल में अगर हम कहें कि कोई स्वर नहीं है, ये अकेला ही एक व्यंजन, दो व्यंजन, तीन व्यंजन, एक व्यंजन, दो व्यंजन और तीन व्यंजन है, लेकिन नहीं, ये इनकम्प्लीट है। इसमें स्वर है, देखिए, का प्लस आ। अब आ गया, हमारे बोलते समय जब बीच में गैप आता कमल तो उसी को क्या बोलते हैं, का मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, तो ये क्या हो गया, कमल। देखा जाए तो 1 2 3, तो हमारे 1 2 3 क्या हो गए, व्यंजन हो गए, और 1 2 और 3 क्या हो गए, स्वर हो गए। 3 हमारे स्वर हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो आप बिना देरी किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप सबके लिए। तो फिर कंटिन्यू ऐसे ही रखते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कमल को का आ प्लस मा प्लस ला में जब तोड़ा गया तो कितना आसानी के साथ हमें पता चल गया कि वर्ड जो है वो स्वर की सहायता से ही बोला गया है। अगर स्वर की सहायता से बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन। तो आई होप कि इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अगर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। देखिए, वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन है तो 52। अगर कहा जाए कि वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ड होते हैं, कितने वर्ड हैं, तो 33। ठीक है, वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ड हैं, 33। सॉरी, व्यंजन में मूलतः कितने वर्ड हैं, व्यंजन में मूलतः कितने वर्ड हैं, तो 33। और व्यंजन की संख्या पूछ ले
तो कितनी है 39। वो अभी किस आधार पे है मैं आप सबको फटाफट बताऊंगा, और किस वर्गीकरण पर है वो मैं इसमें बताऊंगा। अच्छा, व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वायु के आधार पर और एक ध्वनि के आधार पर। एक वायु के आधार पर, एक ध्वनि के आधार पर। वायु की बात की जाए तो अल्प प्राण और महाप्राण जो है वो वायु के आधार पर है, और ध्वनि की बात की जाए तो अघोष और सघोष, अघोष सघोष ध्वनि के आधार पर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, क्वेश्चन वर्णमाला में बनते किस प्रकार से हैं देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वर्णमाला में बनते कैसे हैं। वो जो बनते हैं वर्णमाला में, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि क्या ये आघोष है, कौन सा अक्षर आघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा किस मुख के द्वार से निकला है। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें से जो हम वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड जो हम लिख रहे हैं, इसमें से कैसे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, पहले हम वर्णमाला के लिख ही लेते हैं। का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, काखा गाघा अंगा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, टा, ठा, डा, धा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, और लास्ट पा, फा, पा, फा, बा, भा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। अब ये जो देखा गया, हमने कितने वर्ड लिखे? हमने जो लिखा वो 25 वर्ड लिखा। हमने जो लिखा वो 25 वर्ड लिखा। उसमें से आपने क्या देखा कि 25 वर्ड में मैंने क्या लिखा है, इतनी चीजों को। तो इसमें से ये 25 जो मैंने लिखा वो स्पर्श व्यंजन है। वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। वो स्पर्श व्यंजन है, इसको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और 25 के आधार पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से निकलते हैं। जैसे जो काखा गागा है वो कहां से निकला है? कंठ से। इसको बोलते समय कंठ ज्यादा झंकृत हो रहा है। चा, छा, जा, झा, कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, तो ये 5 है। ये टोटल देखा जाए तो ये 5 है। कंठ, काखा गाघा अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, तालब, चा, छा, जा, झा, इया, मूर्धन, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, दंतोष, ता, था, दा, धा, ना, और ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये 5 गुणे 5 बराबर 25 हो गए। 5 गुणे 5 बराबर 25 हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, KTM, दा, आ। के से कंठ, टी से तालब, के से कंठ, टी से तालब, और यम से मूर्धन, केटीएम, दा से दंतोष्ठ, और आ से ओष्ठ। तो इस प्रकार से है। अब इन्हीं के अंतर्गत इनकी अगर संख्या 25 मानी गई है तो 25 वर्णमाला थोड़ी ना होते हैं। और आगे कैसे होते हैं? जैसे 25 है, 4 हम अंतःस्था ले लेंगे, 25 4 29 हो जाएंगे, और 29 4 33 ऊष्म संघर्षी, मतलब जिसको संघर्ष से बोला जाए, ऊष्म संघर्षी, वो ले लेंगे, 33 4 37 हो जाएंगे, और 2 आगत ले लेंगे जाफा, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 39। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इनको भी बोला तो गया है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 मानी गई है। ये क्या है? ये क्या है? इनको क्या बोला गया है? तो इनको नासिक बोला गया है। इनको नासिक बोला गया है, नासिक व्यंजन।
नासिक का अर्थ होता है कि जो मुख और नाक के बोलते समय मुख और नाक दोनों से हवा प्रवाहित हो उसे नासिक व्यंजन कहते हैं, उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गया नासिक। अच्छा, इसको एक चीज और कहते हैं पंचमा अक्षर। कभी आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन से पंचमा अक्षर है, तो ये पंचमा अक्षर है, ये पंचमा अक्षर है। इनको आप अच्छे से पहचान लीजिए। अच्छा, बात करें अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपको आता है। लेकिन फिर भी एक वीडियोस के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे कि अघोष सघोष होता क्या है। जो ये देखिए, ये हमारा है अल्पप्राण, अल्प प्राण, ये हमारा है महाप्राण। ठीक है, ये है हमारा महाप्राण, ये है हमारा अल्प प्राण और ये है हमारा महाप्राण। ठीक है, ये भी है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। अच्छा, देखा जाए तो अघोष, अघोष और फिर सघोष। सघोष को आप घोष भी कह सकते हो, सघोष। अभी हम बताएंगे कि इनको अघोष और इनको सघोष क्यों कहते हैं, सघोष। ठीक है, अब इसमें आप अच्छे से देख लीजिए कि जो का है वो अघोष है और अल्पप्राण है, जो खा है वो अघोष है, महाप्राण है, सघोष जो है वो गा है और अल्पप्राण है। यही ठीक घा के साथ हो रहा है और यही ठीक यह के साथ हो रहा है। अब ये बताइए कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है और अघोष और सघोष क्या है। अगर इतना आपने नोट कर लिया है तो फिर आगे बताएं, हम आगे बता रहे हैं भी, बस नीचे यही चीजें हम लिख देते हैं। ठीक है, अघोष, अघोष और सघोष कुछ नहीं। आपसे पूछ ले कि अघोष इसमें से कौन सा वर्ड है, तो हमेशा याद रखिए अघोष पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसको मिटा दें, फिर अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष सघोष सब चीजें बता देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। फटाफट आगे बढ़े। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट सेशन को जरूर शेयर करें और शेयर करते हुए उन दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं जिनको इस चीज़ की ज़्यादा नीड है, क्योंकि इतना डीपली यूट्यूब पे कोई पढ़ाता नहीं है, इतनी छोटी चीज़ों को कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अघोष देखते हैं। हाँ, अघोष से पहले हम ये जानेंगे कि हमने कहा था कि व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजन का वर्गीकरण हमने किया है। भाई कैसे किया है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। व्यंजन का वर्गीकरण हमने किया है और कैसे किया है वो देखते हैं। तो जो व्यंजन है, सबसे पहले व्यंजन निकाल लेते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो इनकी संख्या 25 होती है। कैसे 25 होती है वो तो मैंने बता दिया है भाई, वो तो मैंने बता दिया है। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 4 बता दी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, और भी है कुछ, और है संयुक्ताक्षर, और कौन, इनकी संख्या 4 होती है। अगला नासिक, इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक, 25 की बात करें, व्यंजन का वर्गीकरण मैंने इस आधार पर बनाया है
कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन, नासिक व्यंजन, मतलब 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37। और एक और होता है, उसका नाम है आगत। आगत, जा और फा, ठीक है। तो इनकी संख्या 2 होती है। अब फटाफट देखिए, फटाफट हम देखते हैं कैसे। 25 की बात करी जाए तो ये 25 किस प्रकार से है, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक। अंतःस्थ आपने देख ही लिया है, आगत। अंतःस्थ की बात की जाए तो अंतःस्थ या, रा, ला, वा, यारा, लावा। स्पर्श व्यंजन देख लिया, अंतःस्थ। ऊष्म संघर्षी की बात की जाए तो सा, हा, ठीक है। संयुक्ताक्षर छात, त्रिक, ज्ञा और स्रा। नासिक में हमने देखा कि नासिक की संख्या 4 नहीं 5 होती है। कौन कौन सी, अंगा, आड़ा, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ठीक है। इनको देखा जाए तो पंचमा अक्षर बोलते हैं, पंचमा अक्षर बोलते हैं, इनको पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन बता दूं, जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन का अर्थ है कि विभिन्न मुख के विभिन्न अवयवों से निकले हुए वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या मानी गई है, 25 मानी गई है। 25 तो 27 डा और ढा भी माना गया है, ठीक है। तो दूसरा अंतःस्थ। अंतःस्थ का क्या मतलब होता है, अंतःस्थ व्यंजन का क्या मतलब होता है, फटाफट जिनको जानकारी है वो फटाफट बताएं कि अंतःस्थ क्या होता है। देखिए अंतःस्थ जो होता है वो हमारा कितना है, वो हमारा 3 ही है, वो हमारा कितना है, 3 ही है। हाँ, अंतःस्थ या, रा, लावा, ये 4 ही हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात की जाए तो ये ये इन अक्षरों को बोलते समय संघर्ष ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें सहा ऊष्म संघर्षी कहा गया है। बात करें संयुक्ताक्षर की तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलकर बने हुए हैं। 2 विजातीय स्वरों के मेल से जो 2 विजातीय व्यंजनों के मेल से जो वर्ड तैयार होता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। नासिक की बात की जाए तो पंचवर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, पंचवर्ग का जो स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं, पंचाक्षर भी बोलते हैं, पंचाक्षर भी बोलते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में चीजें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम सबसे पहले अघोष। सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं, वर्णमाला वर्गीकरण के देखते हैं। तो वायु के आधार पर व्यंजन, वायु के आधार पर व्यंजन। वायु के आधार पर व्यंजन को देखा जाए तो व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वायु के आधार पर और एक ध्वनि के आधार पर। वायु की बात की जाए तो अल्प प्राण और महाप्राण। पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण।
और अल्प प्राण, अल्प प्राण की जब बात करें हम, तो जिस वर्ण को बोलते समय वायु अल्प मात्रा में निकलती है। अल्प का अर्थ ही होता है कम। जिस वर्ण को बोलते समय लिखते हैं, जिस वर्ण को बोलते समय वायु कम मात्रा में निकले, जैसे एक कोड इनको हम देते हैं, अल्प प्राण महाप्राण को एक कोड दे देते हैं, अल्प प्राण महाप्राण को एक कोड दे देते हैं 1 3 5, मतलब 135 वर्ग के पहले तीसरे व पांचवें अक्षर को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण का अर्थ होता है कि बोलते समय वर्ण को कम हवा निकले, और जो पंचवर्ग था अर्थात जो वर्ग था हमारा, स्पर्श व्यंजन था हमारा, उस स्पर्श व्यंजन के पहले तीसरे और पांचवें अर्थात का, गा, अंगा, ये तीनों हमारे क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं महाप्राण। हमने बचपन से इस चीज को पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। महाप्राण की बात करें, जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकले, जैसे 24 कोड की बात की जाए तो 24 मतलब दूसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अल्प प्राण की बात की जाए तो जिस वर्ण के उच्चारण में वायु बहुत कम मात्रा में निकले और वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। बात करें अगर महाप्राण की, तो महाप्राण जिस वर्ण के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकले और वर्ग के दूसरे या चौथे। अच्छा, इसके अंतर्गत यारा लावा या अस्ता भी आता है, यारा ला और वाह, यारा लावा भी आता है अल्प प्राण में। अंतःस्था व्यंजन अगर कभी पूछा जाए तो अंतःस्था व्यंजन अल्प प्राण है, और जो महाप्राण है वो उष्म संघर्षी है। उष्म संघर्षी में कौन सा आता है, मैंने बताया उष्म संघर्षी में कौन सा आता है, फटाफट बताइए। सा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाफट ले लीजिए। वायु के आधार पे हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। अघोष की बात करें तो जिसमें हमारी नाद तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी नाद तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, जैसे
जैसे 12, 12 का अर्थ हुआ कि वर्ग के पहले व दूसरे अक्षर, वर्ग के पहले व दूसरे अक्षर। अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? सघोष। दूसरा सघोष। अघोष देख लिया। सघोष में क्या है कि इसमें नाद तंत्रियां, जिसमें नाद तंत्र बहुत ज्यादा झंकृत हो उसे सघोष कहते हैं। जैसे बात करें अगर हम कोड की, तो कोड है वो होगा 3 4 5। कोड का अर्थ होता है कि वर्ग का जो अक्षर है, वो वर्ग की जो श्रृंखला है, वो वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का जो आधार है, उसके पहले दूसरे को हम अघोष कहते हैं, तीसरे चौथे पांचवे को सघोष कहते हैं। तीसरे चौथे पांचवे को सघोष कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखते हैं अंतःस्था व्यंजन। अगला देखेंगे अंतःस्था व्यंजन। भाई फटाफट शेयर कर दीजिए, आप लोग सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। अगला देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन मैंने बताया है कि इसके प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। और इनकी डिप्रेशन की बात करें तो ये जिह्वा, दंत, तालु तथा ओष्ठ, ये वर्ण उच्चारण के समय ये उच्चारण के समय क्या करते हैं कि जिह्वा, दंत, तालु, ओष्ठ आदि को अपूर्ण स्पर्श करते हैं। मतलब छूते जरूर हैं इनको, या, रा, ला, वा, ये आप बोल के देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, तो ये जरूर से जरूर अपूर्ण स्पर्श करते हैं, अपूर्ण स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्ष की बात की जाए तो ऊष्म संघर्षी जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सा और हा। इनका उच्चारण कैसे होता है? इसमें वायु परस्पर घर्षण से निकलती है। इसमें वायु परस्पर घर्षण से निकलती है। इसमें वायु परस्पर घर्षण से निकलती है, अर्थात क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं उनको बोलते समय घर्षण होता है। सा हा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और देखते हैं अगला क्या है। हमने क्या देख लिया? अंतःस्थ, अघोष देख लिया, सघोष देख लिया, अल्पप्राण देख लिया, महाप्राण देख लिया। अब हमारा बचा है संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर देखते हैं।
संयुक्त अक्षर। अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर की बात करें तो इसमें क्या होता है, संयुक्ताक्षर में जब दो विजातीय व्यंजन जब दो विजातीय व्यंजन के मेल से नया वर्ड का विकास होता है, नए वर्ड का विकास होता है, ठीक है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? छात्र, त्रिक। चलिए मैं फटाफट ऊपर लिख देता हूं। जैसे छात्र, त्रिक, ज्ञा और श्रा। तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ हुआ जो दो विजातीय में से, अर्थात जो का है वो किसके साथ शब्द निर्माण करे, वर्ड निर्माण करेगा। तो का प्लस सा बराबर छा। अगर त्रा की बात करें तो ता प्लस रा बराबर त्रा। ज्ञा की बात करें तो ज्ञा की बात करें जा प्लस इया बराबर ज्ञा। श्रा की बात करें तो श्रा में कुछ नहीं है, सा प्लस रा बराबर श्रा। तो इतना समझ लीजिए कि आपको इसमें से एग्जाम से संयुक्ताक्षर में ये क्वेश्चन दे देगा, इन अक्षरों में से कुछ दे देगा और पूछेगा ये क्या है, तो आप संयुक्त व्यंजन बताओगे, संयुक्ताक्षर बताओगे, आसानी के साथ पहचान जाओगे। लेकिन पूछ लेगा कि छा से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो आप का लगाइएगा। कभी भी छा से पहले चाचा वो काउंट मत करने लगिएगा, ठीक है, कि पूरा वर्णमाला पढ़ डाले। तो चलिए फटाफट हम खत्म कर लेते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी वर्णमाला का, और पीके बैच में आप जरूर जुड़िए और इस पीके बैच को शक्तिशाली बनाइए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें जरूर से जरूर, और हमारी मेहनत को आप साकार जरूर बनाएं। अगला देख लेते हैं कौन सा बचा है, लुंठित व्यंजन। कौन सा बचा है? लुंठित व्यंजन। अब ये क्या है भैया? नया व्यंजन निकल के आया है, तो लुंठित व्यंजन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर होता है, रा। लुंठित व्यंजन की बात करें तो रा होता है। इसमें क्या होता है? जीवा बहुत तीव्र गति से चलती है। जीवा जो है बहुत गतिशील होती है, बहुत गतिशील होती है, जिसको बोलते समय रा बहुत ज्यादा तेज से। लुंठित हो गया। अगला देखते हैं पाशर्विक व्यंजन। पाशर्विक व्यंजन में एक ही है वो भी, और वो क्या है? पाशर्विक व्यंजन की बात करें तो उसमें भी एक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक है ला। इसमें क्या होता है कि जो हवा होती है जीव के बगल से प्रवाहित होती है। वायु जो है जीव के बगल से प्रवाहित होती है। जीव के बगल से प्रवाहित होती है।
ठीक है, वायु जो है जीभ के बगल से प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं ला। बस खत्म हो गया। एक और है उत्क्षिप्त व्यंजन, एक और है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन है जो तीसरा है वो हमारा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कुछ नहीं है, उत्क्षिप्त व्यंजन कुछ नहीं है। उत्क्षिप्त व्यंजन में दो ही है, डा और ढा, डा और ढा। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ये ध्वनियां जिनके उच्चारण में जिह्वा नाक के भाग को छूती है, जिसमें ध्वनियां नाक के भाग को छूती हैं, नाक के भाग को छूती हैं। ठीक है, नाक के भाग को छूती हैं, उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब कुछ नहीं है, अब एक अगर बोला जाए तो आपका नासिक आपने देख ही लिया, नासिक के आधार पर आपने देख ही लिया और हमारा कुछ बचा नहीं इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को, हमारे स्टडी अड्डा परिवार को बहुत ढेर सारे लोगों के साथ जुड़कर इसको बहुत बड़ा बनाएं। और आप अदर यूट्यूबर की जैसे अदर यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो, इस चैनल को भी सपोर्ट करो। आई होप कि हम बहुत अच्छा करके आपको देंगे और विश्वास रखिए आपको उस आपकी मंजिल तक जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।